निकालो बेटा, कॉपी किताबें निकालो। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कंसाइनमेंट। तो नया चैप्टर यहाँ पे शुरू हो रहा है बेटा हमारा, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। तो कंसाइनमेंट के अंदर क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब समझ लो मालिक, ओनर ऑफ गुड्स। तो एक क्या होगा, गुड्स का ओनर होगा, और वो एक रखेगा ब्रोकर, उससे कहेगा तुम मेरा माल बेचो और तुम्हें क्या देंगे, कमीशन देंगे, ठीक है। ये अपना भी काम कर रहा होगा। जैसे एग्जांपल समझो, मान लीजिए सपोज कर लो एक मिस्टर ए है, और एक इनकी दुकान है, ठीक है। किसी भी चीज की दुकान ले लो, मान लो जीन्स की दुकान है लखनऊ में, LKO। इनकी जीन्स की दुकान है, क्या है, लखनऊ में। अपना मान लो ये जीन्स खरीद के लाते हैं होलसेल में, दिल्ली विल्ली से अपना लेके आते हैं 600 रुपए में, और अपना 1000 रुपए में जीन्स, 1000 से 1200 रुपए में जीन्स अपना बेचते हैं लखनऊ के अंदर। जैसा कस्टमर फंस जाए, 1200 बोलते हैं, अपना कुछ निगोशिएशन करके किसी को 1000 में, किसी को 1200 में, किसी को 1100 में, जो जैसा आ जाए, अपना जानते ही हो लखनऊ का हिसाब किताब ऐसे ही चलता है, समझ लो, तो अपना भेज देते हैं। अब इनका एक जान पहचान वाला है, या इनके यहाँ दुकान पे एक आदमी टहलता टहलता आया, यस भैया हमको भी आपके साथ काम करना है, तो कहें ठीक है, हमारे यहाँ नौकरी पे लग जाओ, तो लेबर काम कर रहे हैं तुम भी काम करो, 6000 महीना देंगे। कहना नहीं, ऐसा नहीं, हम काम करना चाह रहे हैं अपने शहर में, कानपुर में, ठीक है। तो इनको भी अपना व्यापार बढ़ाना है, कोई भी वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो उन्होंने कहा वैसे भी हमें लोग चाहिए जो हमारा माल, हम केवल लखनऊ में बैठे, तुम लखनऊ भाई, अगर मान लो किसी को जीन्स लेनी है तो अपने आसपास के मार्केट में जाएगा। लखनऊ के अंदर तुम देख लो तो कोई चिन्हट से हजरतगंज थोड़ी ना जीन्स खरीदने आता है, किसी काम से आया होगा वो जीन्स खरीद ले, वो अलग की बात है। वरना कहेगा साला 1000 रुपए की जीन्स खरीदनी, चिन्हट में ले लेंगे 10 20 50 रुपए महंगा मिलेगा बहुत ज्यादा, क्या होगा, वरना 200 तो पेट्रोल घुस जाएगा, कार से आएंगे जाएंगे, पूरा दिन बर्बाद होगा अलग से। तो इतना कोई एफर्ट नहीं डालता। जो सत्तारी है आदमी, घुमक्कड़ आदमी, कहे चलो भैया इसी बहाने हजरतगंज घूम यही पे, तो उसका पर्पस अलग है, उसका पर्पस घूमना है, सेकेंडरी पर्पस है जीन्स खरीदना, वो कर लेता है। लेकिन जिसका पर्पस जीन्स ही खरीदना होगा, वो एक कोने से दूसरे कोने में आना पसंद नहीं करता, वहीं अपना खरीद लेता है। यूजुअली ऐसा देखा गया है। ये तो व्यापार का मुद्दा है, वो व्यापारी कभी फ्री नहीं होता, तो व्यापारी आदमी तो ये सब काम नहीं करता है। तो इनको क्या बना दिया कि ये जो बंदा आया था, मान लो मिस्टर बी, इनसे कहा कि तुम मेरे एजेंट बन जाओ और हम अपने कुछ सामान तुम्हें दे देंगे, कानपुर में ले जाओ, अपना बेचो आराम से, बिक जाएगा तो तुम्हें कमीशन दे देंगे, नहीं बिका माल वापस भेज देना, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो कहते मेरा कोई रिस्क नहीं, कहना हाँ हाँ तुम्हारा कोई रिस्क नहीं, सारे रिस्क मेरे हैं, मेरा ही माल है, मैं ही अपने रिस्क पे तुम्हें भेजूंगा, तुम्हारे पास माल पहुंचेगा, जो किराया भाड़ा लगेगा वो भी मैं ही खर्चा करूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। तुम बस कानपुर रेलवे स्टेशन से माल उठवा लेना किसी से, और अपने दुकान तक लेके चले जाना, और वहां अपना चुपचाप बेचना, तो दुकान से बेचो, घर से बेचो, फेरी करो, स्कूटर पर ला ला के घर घर जाओ, तुम्हारा काम, जहां भी तुम्हें चाहिए, बस कानपुर के कहाँ से, रेलवे स्टेशन से उठवा ले जाना। तो कहते भैया उठवाने में पैसा खर्चा होंगे, तो कोई बात नहीं, तुम दे देना, लेकिन मेरे पैसे में ही काट लेना, मतलब वो भी बियर यही करेंगे बाबूजी, समझ लो। उस समय तो ये पे कर देंगे, मान लो 1000 रुपये लग गया भाड़ा, तो 1000 रुपये दे देंगे। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि जब तुम हमारे सामान बेचोगे, वहां पैसा मिलेगा, तो तुम्हें कमीशन भी काट लेना, और जो तुमने खर्चे किए हैं हमारे बिहाफ पे वो भी काट लेना, उसके बाद तुमसे पैसा ले लेंगे। कहने अच्छा, मतलब हमें कोई खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। इन हाँ हाँ, मतलब कुल मिला के खर्चे क्या हो जाएंगे, रीइंबर्स हो जाएंगे, है ना। उसका खर्चे का भुगतान कौन कर देगा, मिस्टर ए कर देगा, जब पैसे देंगे तो अपना काट पीट के दे देंगे। तो ये होता है हिसाब किताब। इसमें इस आदमी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, और इस आदमी को क्या बोलते हैं, एजेंट। तो जो कंसाइनमेंट में दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, इसको प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बोला जाता है। याद की कहानी सुनना आपने।
अब जो प्रिंसिपल रहता है इस चैप्टर में उसको बोलेंगे हम लोग कंसाइनर, और इसको क्या बोलेंगे? तो एक पार्टी हो गई कंसाइनर जो ओनर ऑफ गुड्स होगा, और एक पार्टी हो कंसाइनी जो कंसाइनर का माल अपने लोकल एरिया में सोल्ड करता है कमीशन के लिए। तो उसका पर्पस क्या है कि हमें माल बेचेंगे, तुमको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। ठीक है, अब इसका सर्कुलर समझो कैसे इसमें चीजें चलती हैं, साइकिल क्या होता है। तो सबसे पहले कंसाइनर, सबसे पहले क्या होगा? कंसाइनर माल भेजेगा, किसको? कंसाइनर। तो अपनी दुकान से भी तो अपनी दुकान चलाते हैं, तो अपनी दुकान का तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते होंगे, लेकिन जब ये माल भेजते हैं तो एक और अकाउंट बनाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, जिससे जानना चाहते हैं कि जो हम बी के थ्रू माल भिजवा रहे हैं इस वाले में हम कितना पैसा अलग से कमा रहे हैं। रेगुलर के लिए तो अपना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाई करिए, दुकान से कितना पैसा बच रहा है, लेकिन सोच रहे जो बी को असाइन किया है कंसाइनमेंट माल भेज रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि नुकसान हुआ जा रहा है। तो इसके लिए जो इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है कि हम तुम्हारा माल कंसाइनमेंट बेचेंगे, इसके थ्रू एक कितना पैसा कमा रहे हैं, इसको जानने के लिए अकाउंट क्या बनाया जाता है? कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अब जब ये अपनी दुकान से माल निकाल के कहां भेजेंगे? इनके पास भेजेंगे, उसको बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, और इनके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, या कुछ लोग परचेज से माइनस कर देते हैं। तो अभी इस चैप्टर में ये नहीं बोलेगा ट्रेडिंग भी बनाओ, लेकिन तुम्हें समझ के चलना है हर बात। तो जब कंसाइनर अपना माल कंसाइनी को भेजता है तो अपने परचेज अकाउंट के थ्रू भेजता है, तो परचेज में से माइनस कर देता है और सेंड कर देता है गुड्स कहाँ? कंसाइनमेंट में। तो इसकी एंट्री हो जाती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इस तरीके से उसकी एंट्री बनती है। वैसे इस चैप्टर में किसी सवाल में बोल देगा एंट्री, तब भी तुम्हें एंट्री पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि जब भी इस चैप्टर का सवाल आया है आज तक हर 11 में से 10 केसेस में अकाउंट ही पूछा गया है। तो पहले आपको अकाउंट पे फोकस करना है। एक बार अकाउंट बनाना आ गया तो एंट्री पोस्ट करना तो 2 मिनट का खेल है। ठीक है, तो मेजर आपको इसके अकाउंटिंग सीखनी है कि ऐसे अकाउंट्स बनते हैं, वो भी कंसाइनर के यहाँ। ठीक है, जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है वो कौन बनाता है? कंसाइनर बनाता है अपनी बुक्स में। तो वही मेजर रोल है अपना कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना आपको आ जाए। बाकी जो है वो एकदम रद्दी चीजें हैं, वो तो समझ ही जाता है हर बच्चा, वो कर ले जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना आ गया तो बाकी चीजें सीखने में 10-15 मिनट का समय लगना है। ठीक है, अब इसका साइकिल कैसे चलता है? पहले कंसाइनर क्या करेगा? माल भेजेगा, किसको? कंसाइनी को। तो सबसे पहला कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजेगा। जब ये माल भेजा जाता है तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजा जाएगा। अब हम थोड़ी ना कि हम यहाँ अपनी दुकान बंद करें, फिर अपने ठलिया में ला दें, ठलिया चलाएं, कानपुर माल पहुंचाएं, फिर वापस आए, इतना कौन झंझट करेगा? ये सब ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजा जाता है। अब माल अगर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा है और बीच में एक्साइज वालों ने, कस्टम वालों ने, पुलिस वाले ने रोक लिया किसका माल जा रहा है, कहाँ माल जा रहा है, तो उसको बताना पड़ेगा ड्राइवर को। तो इसके लिए एक इनवाइस बनाया जाता है। इस इनवाइस को परफॉर्मा इनवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफॉर्मा इनवाइस। परफॉर्मा का मतलब एक समझ लो फर्जी इनवाइस, मतलब कोई माल नहीं बेच रहे। इनवाइस तो होता है ना, जब कोई माल खरीदते हो तो इनवाइस काट के देते हैं, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बिल बोलते हो। कुछ भी सामान खरीदने के भाई बिल बना दो, तो बिल कुछ नहीं होता, उसको इनवाइस बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। तो जब आप कोई सामान परचेज करते हो तो सेलर इनवाइस काट के आपको सामान के साथ देता है, तो उसको बोलते हैं इनवाइस। जिस इनवाइस में टैक्स भी आपसे वसूला जाता है उसको बोलते हैं टैक्स इनवाइस। और जब ये कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है कि बेटा इसको आगे बेचना, तो इनको माल बेच थोड़ी ना रहा है, माल भेज रहा है बेचने के लिए। जब माल ये भेजा जाता है बेचने के लिए तो उसको सेल थोड़ी ना कह सकते हैं। सेल तो तब होगी जब कंसाइनी किसी कस्टमर को माल बेचेगा, एक्चुअल सेल तो तब मानी जाएगी। तो जब ये माल बेचेंगे तो वहां इनवाइस बना के कस्टमर को देंगे, लेकिन जब ये माल इनको भेजते हैं तो सामान के साथ क्या बनाते हैं? परफॉर्मा इनवाइस, जिससे अगर रास्ते में माल वाल रोका जाए तो परफॉर्मा इनवाइस दिखा दे, इससे उसको पता चल जाए इस ट्रक में क्या माल लदा है, कौन भेज रहा है, कौन कंसाइनर है, कौन कंसाइनी है, किस चीज के गुड्स हैं, कैसा इनका नेचर है ना, टूटने फूटने वाला है कि नहीं है,
क्या इसकी क्वांटिटी होगी, कितनी क्वांटिटी होगी, कितनी इसकी वैल्यू होगी, कितना इनका भार होगा, ये सब सामग्री इसके अंदर लिखी हुई है। तो गुड्स के डिस्क्रिप्शन होते हैं, कंसाइनर के डिस्क्रिप्शन होते हैं, कंसाइनी के डिस्क्रिप्शन होते हैं और बना के भेज दिया जाता है। तो एक डॉक्यूमेंट आप समझ पा रहे होगे कि किसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोफार्मा कौन बनाता है, कंसाइनर। तो कौन बनाता है, कंसाइनर। इसके अंदर क्या डेटा होता है, कंसाइनर का नाम, उसका एड्रेस, कंसाइनी का नाम, उसका एड्रेस और गुड्स के सारे डिस्क्रिप्शन वगैरह होते हैं, कब माल भेजा जा रहा है, किसके थ्रू भेजा जा रहा है, ये सब कहानी लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद जब ये माल भेजेगा तो हवा में तो जाएगा नहीं, ट्रांसपोर्ट से जाएगा, तो माल भेजते समय कुछ ये खर्चे भी करेंगे। ट्रांसपोर्ट से भेजा तो 1000-2000 किराया भी लगेगा। अब खुद ही तो लदाएंगे नहीं ट्रांसपोर्ट में, तो कुछ लोडर आते हैं जिनको आप सिंपल भाषा में पल्लेदार बोला जाता है, पल्लेदारी कहते हैं, उनमें माल वाल लाद के दे देते हैं। तो टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। तो आप लोड करवाओगे ट्रक में तो उसमें क्या लगेंगे, थोड़े से आपके लोडिंग चार्जेस लगेंगे, फ्रेट लगेगा, कैरिज लगेगा, तो कुछ खर्चे होंगे। कुल मिला कहानी ये है। तो कंसाइनर कुछ खर्चे वर्चे करके माल यहाँ से भेज देगा, रवाना कर देगा। फिर कंसाइनी के पास माल पहुंचेगा, हो सकता है कि कंसाइनी तक घर से पहुंचा दें। अब पुलिया उलिया में घर तो ट्रक घुस भी नहीं पा रहा है, या हमने रेलवे से भेजा तो रेल तो नहीं चली जाएगी तुम्हारी दुकान तक, वहीं सामने रेल रुकी, सामान उतार दे, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो कभी कभी कंसाइनी को भी कुछ माल खर्चे करने होते हैं, जहां पे माल उतरा है वहां से अपने गोदाम तक ले जाने में कुछ व्यय करने पड़ेंगे, कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। तो कुछ खर्चे कंसाइनी भी करता है। इसके बाद कंसाइनी के गोदाम तक माल पहुंच गया जहां से उसको बेचना है, फिर वो क्या करेगा, माल वाल बेचेगा। बेचने के बाद एक रिपोर्टिंग होगी। अब ये डिपेंड करता है हमारे उसके बीच में एग्रीमेंट में, कि हमने कहा है कि हिसाब कितने कितने दिन में होगा। तो कुछ कंसाइनर कहते हैं कि हफ्ते का हफ्ते हिसाब किताब होगा, कुछ कहते हैं 1-1 महीने में हिसाब किताब होगा, कुछ कहते हैं 6-6 महीने में हिसाब किताब होगा, कुछ तो ऐसे ही कहते हैं डेली हिसाब किताब होगा। ठीक है, तो फिर अब मान लो अपना है कि हम 1-1 हफ्ते में हिसाब किताब करना चाहते हैं, तो हमने दिन निर्धारित कर दिया कि बेटा संडे से लेके मंडे से लेके संडे तक बेचा करो। ठीक है, और वो हफ्ते में एक दिन बंद रखता है संडे को, तुमने कहा मंडे सैटरडे तक बेचा करो, और संडे को जो भी हिसाब किताब हुआ है इस हफ्ते का वो लिख के हमें भेज दिया करो। अब हिसाब किताब में वो क्या लिख के भेजेगा कि कितनी जीन्स आपने हमको भेजी थी, उसमें से कितनी जीन्स बिक गई हैं, कौन सी चीज कितने रुपए में बिकी, उसकी सेल वैल्यू कितनी आई है। क्योंकि हमने कहा था जैसे हम 1000 से 1200 में बेचते हैं, तुम भी अपना 1000 से 1200 में बेचा करो, किसी 1200 में, किसी को 1000, जितने में जैसे आए 1000 से कम ना बेचना। 1200 उसका प्रिंट प्राइस है, 1200 ज्यादा बेचो ना, वरना लीगल एक्शन कोई ले लेगा अपने खिलाफ। तो अपना रेंज बता दी कि 1000 से 1200 के बीच में अपना बेच देना। और ऐसा भी हो सकता है कि फिक्स प्राइस रखा है कि हमने कह दिया 1000 ही के बेचना, ऐसा भी हो सकता है केस, तो डिपेंड करेगा। तो उसके बारे में लिख के भेजेगा कितनी जीन्स बिकी हैं, किस किस रेट में बिकी हैं, कौन सी चीज नगद बिकी, कौन सी चीज उधार बिकी है। और उधार बेचने का राइट अगर हम उसको देंगे तभी वो मेरा माल उधार बेच सकता है। ये तो हम कहेंगे ना भाई माल किसका है, मेरा है, तो मैं बताऊंगा ना कि तुम्हें नगद बेचना है कि उधार बेचना है। इनके पिताजी का माल तो है नहीं कि जब मन आया उधार बेच ली। तो जब हम कहेंगे कि बेटा तुम नगद भी बेच सकते हो, उधार बेच सकते हो, तो ये नगद उधार दोनों बेचेंगे। और हमने अगर कह दिया कि नगद ही नगद बेचना है तो फिर नगद ही अगर बेचना होगा। अगर मान लो मैंने दोनों कर रखा है तो उनको बताना पड़ेगा हर हफ्ते कितना माल नगद बिका, कितना माल उधार, किसको किसको बेचा है, कितनी क्वांटिटी बेचा, किससे कितने पैसे अभी रिकवर हुए, कितने नहीं रिकवर हुए इस हफ्ते में, वो सब लिख के भेजना पड़ेगा। तो लेखा जोखा कि जो माल भेजा गया था उसमें कितना बिका है, कितना नहीं बिका, कितने तुम्हारे खर्चे हुए इस हफ्ते के जो हमने बताए थे, क्योंकि पूरे खानदान के खर्चे तो माइनस करवाने देंगे। जो खर्चे हमने कहे होंगे कि ये खर्चे बेटा कर लेना, ये खर्चे हम सहेंगे, वरना तो पूरे घर का कह देगा राशन लेके आया, बच्चे फीस जमा करी, ये किराया वो बढ़ा, तब तो हम लुट जाएंगे। तो जो खर्चे मैंने परमिट किया होगा ये खर्चे मैं देख लूँ, तो उन खर्चों में अपना पूछ लेंगे इस हफ्ते कितने खर्चे हुए बताओ। ये सब लिख पढ़ के हमको भेजेगा हर हफ्ते का हर हफ्ते। ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं अकाउंट सेल। क्या बोलते हैं, तो अकाउंट सेल कौन बनाता है, कंसाइनी। बना किसको भेजेगा, कंसाइनी। कब भेजेगा, कब भेजेगा, बात सुनो तो, करेक्ट, जब भी तय हुआ होता है। एक पीरियोडिकल डॉक्यूमेंट होता है, हर पीरियड के एंड में भेजा जाएगा। ये पीरियड सेट करने का अधिकार कंसाइनर कंसाइनी अपने पास रखते हैं।
परफॉर्मा इनवॉइस कौन बनाता है? कंसाइनर। माल जब जब माल भेजा जाएगा तब तब बनेगा ये, ठीक है, जब जब माल भेजा जाएगा तब तब बनेगा। और अकाउंट सेल कौन बनाता है? कंसाइनी। ये एक पीरियोडिकल डॉक्यूमेंट होता है और हर पीरियड में भेजा जाता है, कंसाइनर। यहां तक बात समझ में आ गई? बहुत बात। अब जब अकाउंट सेल हमको मिलती है, अब पीरियड अगर सेट हुआ है एक एक हफ्ता, तो जो कंसाइनमेंट अकाउंट है वो हफ्ते का हफ्ते हफ्ते बनेगा। अगर पीरियड सेट हुआ है एक एक महीना, तो कंसाइनमेंट अकाउंट एक एक महीने का बनेगा। पीरियड सेट हुआ 6-6 महीना, तो 6-6 महीने का बनेंगे। साल भर सेट हुआ तो साल साल भर का बनेगा। बात समझ लो? ऐसे करके फिर हम अपना अकाउंट बनाएंगे और उससे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। यहां तक की थोड़ी समझनी बहुत जरूरी थी, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं। ना तब तक मजा नहीं आता, पता लगा किसी से पूछ लो कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता, बता ही नहीं पा रहा, तो सवाल लगाने का क्या मतलब बन रहा है? देखो चीजें समझ ही नहीं पा रहे हो, कोई रटे पड़े हो, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब हमने बताया था कि ये कमीशन के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो जो इनके कमीशन होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है नॉर्मल या ऑर्डिनरी कमीशन कहते हैं, नॉर्मल या ऑर्डिनरी कमीशन। दूसरा एक होता है स्पेशल कमीशन, इसको हम लोग ओवर राइडिंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और एक तीसरा कमीशन होता है टेल क्रेडर। तो हर कंसाइनमेंट में ये कमीशन तो मस्ट है, नॉर्मल कमीशन तो देना ही देना है। ये होंगे कि नहीं होंगे वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो कभी कहो किसी सवाल में ये तीनों हो, किसी सवाल में कहो ये हो और ये ना हो, ठीक है। किसी सवाल में हो सकता है ये हो ये ना हो लेकिन ये पैदा हो उस सवाल के अंदर। कभी हो सकता है ये हो लेकिन ये ना हो। तो ये तो हर केस में रहेगा, ये कब है और कब नहीं ये तो सवाल पे डिपेंड करता है, ठीक है। कब मिलता है वो समझ लेते हैं। ये जो स्पेशल कमीशन है वो तब दिया जाता है जब आप एक प्राइस लिमिट रखी जाएगी, उस लिमिट से ऊपर माल बेच दोगे तो उस पे हम देंगे आपको ओवरराइडिंग कमीशन। जैसे जीन्स में प्रिंट प्राइस पड़ा हुआ है 1200 रुपए का, कितने का? इनसे कहा है कि तुम्हें जीन्स बेचनी है 1000 रुपए की, कितने की बेचनी है? 1000 रुपए की मिनिमम। ज्यादा कितने की बेचोगे? 1200। तो हम चाहते हैं कि महंगे महंगे दाम में जीन्स को बेचें, तो अगर हमने 1000 कह दिया तो ये कहेगा 1000 ही बेच रहे, बात खत्म हो गई। तो इतने एफर्ट क्यों लगाए? क्योंकि अगर 1000 में रेट रखेगा तो ज्यादा कस्टमर को माल बेच पाएगा, जल्दी दुकानदारी इसकी होगी। तो ये कहता है कि अगर 1000 का बेचेंगे तो भी आप, हमारा तो वही कमीशन बनेगा, 1200 का बेचेंगे तो भी वही कमीशन बन रहा है, समझ लो। तो सोचता है क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट करें, तो इससे एक्स्ट्रा एफर्ट कराने के लिए एक और लालच दिया जाता है कि अगर तुमने प्रिंट प्राइस तो 1200 पड़ा है, तुम्हें बेचनी 1000 की है, लेकिन अगर जब जब तुम 1000 से ऊपर जीन्स बेचोगे तो जो ऊपर वाला पैसा वसूल के दोगे, जैसे 1100 की जीन्स बेची तो कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है? इस 100 रुपए को ओवर राइडिंग सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवर राइडिंग सेल्स, मतलब एक्स्ट्रा सेल। और इस 100 रुपए पे एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, और इस कमीशन का रेट थोड़ा हाई रहता है, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%। तो मैंने कह दिया चलो 40% देंगे, तो इस 100 रुपए में 40 रुपए इनको कमीशन और मिलेगा। नॉर्मल कमीशन का रेट मान लो 5% है, उन्होंने जीन्स बेची 1100 की, तो 1100 का 5% कमीशन मिलेगा, और 100 रुपए का 40% और मिलेगा, 40 रुपए। तो नॉर्मल जो कमीशन निकाला जाता है हमेशा सेलिंग प्राइस पे निकाला जाएगा जिसपे आपने सेल करी, और ओवर राइडिंग कमीशन किस पे निकाला जाता है? ओवर राइडिंग सेल्स पे। जिस प्राइस पे पूछा गया है उससे ऊपर कितना दाम आपने वसूला है, उस ऊपर वाले अमाउंट को बोलते हैं ओवर राइडिंग सेल, और उस पे परसेंटेज से गुणा कर देंगे तो ओवर राइडिंग कमीशन आ जाएगा। तो
क्यों दिया जाता है वो भी बता दिया बातों बातों में, और कैसे निकाला जाता है वो भी हमने हल्का हल्का आपको हिंट दे दिया है, जिससे सवाल लगाने में ज्यादा परेशानी आपको ना हो। तीसरा, डेल क्रेडर कमीशन। ठीक है, अब देखो, उसने एक बोला कि भैया क्या मैं उधार माल बेच सकता हूं, तो हमने कहा हाँ बेच देना, लेकिन अगर उधार माल तुमने बेचा तो पहली बात, पैसा कलेक्ट करके तुम ही हमको पहुंचाओगे। ये नहीं कि तुम कहे तो मिस्टर ए को माल बेच दिया उधार, फिर हम पैसा वसूलने जा रहे हैं। पैसा कलेक्शन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो भी उधार माल बेचोगे उसका कलेक्शन कौन करेगा, तुम ही करके हमको दोगे। और दूसरी बात कि अगर इसमें कोई बैड डेट्स हो गए तो वो तुम सहना, हमसे मतलब नहीं। समझ लो, तो अगर ये दो जिम्मेदारी एक्स्ट्रा उठा लेता है कि पैसा कलेक्ट करके हमको पहुंचा देगा, और प्लस अगर बैड डेट्स हो गए तो वो मुझको बियर नहीं करने पड़ेंगे, वो मेरे पैसे में नहीं काटेगा, अपने कमीशन से कंपनसेट करे, अपना घाटा समझे, मेरा घाटा ना समझे, वो मेरा लॉस नहीं होगा। तो अगर ये जिम्मेदारी उठा लेता है वो, तो उसको एक अलग से कमीशन देंगे जिसका नाम क्या होगा, डेल ट्रेडर। जब भी सवाल में ये वाला कमीशन आपको मिलेगा तो फिर बैड डेट्स मेरी कॉस्ट नहीं। तो ऐसे में फिर बैड डेट्स हम अपने अकाउंट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बना रहा, मैं बना रहा हूं। तो जो मेरा घाटा नहीं वो मैं क्यों डेबिट करूंगा। तो नोट लिखवा देंगे कि जब भी डेल क्रेडिट सवाल में होगा तो फिर बैड डेट्स अकाउंट के अंदर नहीं आएंगे। अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं होगा तो बैड डेट्स अकाउंट के अंदर आएंगे। समझ गए, पक्का। वैसे यहाँ तो हमने थ्योरी नहीं लिखी है, स्टडी मैथ से आपको एक बार थ्योरी गो थ्रू करा देते हैं हल्की हल्की, जिससे यहाँ तक की बातें क्लियर हो जाएं। दो पार्टी होती है जैसा अभी बताया था, एक क्या होता है, कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। कंसाइनर कौन होता है, जो माल भेजता है। ठीक है, उसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं, और इनके बीच के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन। कंसाइनी क्या होता है, ये वो पार्टी होती है जो कंसाइन बेसिस पे माल जिसको भेजा जाता है, जिस आदमी को माल भेजते हैं वो, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एजेंट। एजेंट की तरह एक्ट करता है, और इसको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है इस काम के बदले। कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन में क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है क्या, ये भी बता दिया, कौन इशू करता है, कंसाइन। किसको इशू करता है, एजेंट यानी कंसाइनी को। कब देता है, जब माल भेजा जाता है, उस माल के साथ में जाता है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्वांटिटी, कॉस्ट, इनवाइस, प्राइस, खर्चे वर्चे, दुनिया भर का काम झाओ। एक एग्जाम्पल बना के यहाँ परफॉर्मेंस वाइज भी बना के दिखाया गया है। एग्जाम में बनाना नहीं आता, बस नॉलेज के लिए यहाँ बना रखा है। दूसरा क्या होता है डॉक्यूमेंट, अकाउंट सेल। कैसा होता है, पीरियोडिकली सेंड किया जाता है। कौन सेंड करता है, कंसाइनी भेजता है। किसको भेजता है, कंसाइनर को भेजता है। क्या होता है इसके अंदर, कितना सेल हुआ, कितना पैसा रियलाइज हुआ, कितना इनका कमीशन हुआ, कितने इनके खर्चे हुए, ये सब फलाना ढमाका इसके अंदर लिखा जाता। फिर एक ये भी हल्का समझना बहुत जरूरी है, आगे चल के काम में आएगा। एक बार इन दोनों को पढ़ लो, फिर मैं समझाता हूँ। नॉर्मल सामान बेचने में और कंसाइनमेंट पे माल भेजने में क्या फर्क होता है।
तो सेल तो बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटी है, और ये क्या है, बिजनेस एक्सपेंशन टेक्निक है, जिससे हम अपना बिजनेस क्या करते हैं और एक्सपैंड करते हैं। कि पता का देश भर में हमने 50 एजेंट बना दिए अपने, तो 50 माल और बेचेंगे, जो अपनी दुकान से बिक रहा होगा वो बिकेगा, और 50 लोग और अपना माल बेचेंगे, तो और अपनी दुकानदारी बढ़ेगी और प्रॉफिट कमाएंगे। इससे बिजनेस एक्सपैंड किया जाता है। बिजनेस एक्सपेंड की कई सारी टेक्निक है, ये भी है। एक ये भी टेक्निक होती है कि अपनी मल्टीपल आप ब्रांचेस ओपन कर दो, ठीक है। तो कई बिजनेस एक्सपेंशन टेक्निक है जिससे अपना व्यापार आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो ये भी टेक्निक है। अब ये ट्रांजेक्शन सम एंटिटी करती हैं, जबकि ये ट्रांजेक्शन तो हर एक एंटिटी करती है। तो कोई भी दुकान खोल के बैठा तो सेल तो करेगा ही करेगा। कोई दुकानदार ऐसे होंगे जो अपने एजेंट बना रखे होगा दो चार ठोरे, कोई दुकानदार ऐसे हैं कि नहीं बनाते एजेंट। तो ऐसा मतलब नहीं कि हम हमेशा हर आदमी कंसाइनमेंट में माल भेज ही रहा होगा, ठीक है। कुछ व्यापारी भेजते हैं, कुछ व्यापारी नहीं भेजते। तो ऐसा नहीं कि मतलब ये वाला ट्रांजेक्शन हर एक बिजनेसमैन करता होगा, ये कहना चाह रहा है। फिर इसमें तीन पार्टी, मतलब दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, कौन सा, कंसाइनी और कंसाइनर। जबकि इसमें कौन होता है, एक आदमी बायर होता है, एक आदमी क्या होता है, सेलर होता है। इसमें एजेंट रिलेशनशिप लगती है, प्रिंसिपल एजेंट। इसमें क्या होता है, डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप लगती है। इसमें जो रिस्क एंड रिवार्ड है वो हमेशा किसके रहते हैं, कंसाइनर के रहते हैं, वो पास नहीं होते कंसाइनी में। जबकि जब कोई माल आप किसी को बेचते हो तो रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाते हैं। आज हमने कोई गुड्स आपको भेज दिया, टूटे फूटे हेरा है, तुम जानो, मुझे अपना तो काम खत्म हो गया, अपने को पैसे मिल गए। अब कहते हो सर उसमें वो मिल जाती क्या, वारंटी। तो वारंटी हम थोड़ी ना देते हैं, सेलर थोड़ी ना देता है, वो तो कंपनी दे रही। मेरी मान लो मोबाइल की दुकान है, हमसे आओगे सैमसंग मोबाइल परचेज करोगे, परचेज करके ले जाओ। 1 घंटे बाद खराब हो जाए मेरे पास मत आना मुंह बनाने, समझ रहे हो, तुमने सैमसंग का मोबाइल खरीदा है, हम डिब्बे में घुस के थोड़ी बैठे हुए हैं। 1 घंटे बाद भी कुछ खराबी हो गई, आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। कंपनी आपको वारंटी दे रही, ना कि दुकानदार है। तो दुकानदार से बहस करना बेवकूफ़ी का काम है। आपको वारंटी क्लेम करनी है, आप कहाँ जाओ, कंपनी में जाओ, ठीक है। तो दुकानदार नहीं रहता, कहता हमने रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर कर दिया, हमने बिल काट दिया, आपने पैसा दे दिया, अपना काम खत्म हो गया। उसके बाद जो भी दिक्कतें हो आप सीधा जाके कंपनी से मिलोगे। तो रिस्क एंड रिवार्ड तुरंत ही ट्रांसफर हो जाते हैं सेल के केस में, जबकि इस केस में रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं होते हैं। सारे खर्चे कौन बियर करता है यहाँ पे, कंसाइनर। जबकि यहाँ पे एक बार सेल हो जाती है उसके बाद के सारे खर्चे वो बियर करता है। तुम दुकान से माल खरीदने जाओगे, कह दो घर तक पहुंचा दो, कहेगा फ्रेट तुम्हें देने पड़ेंगे। कभी नहीं कहता कि हाँ फ्रेट हम दे देंगे। कोई भी माल खरीदने जाओ, एसी खरीदने जाओ या कुछ भी खरीदने जाओ, जो भी उसका आने जाने का खर्चा होगा वो बायर को बियर करना पड़ेगा। फिर जो दुकानदारी होती है, सेल होती है, वो तो किस पे होती है, सेलिंग प्राइस पे। जबकि कंसाइनमेंट में भी आप पढ़ोगे, जैसे ब्रांच में था ना कि गुड सेंड किए जाते हैं कॉस्ट पे और एक किए जाते हैं किस पे, इनवाइस प्राइस पे। वही राग यहाँ भी आएगा, कभी कभी हम कॉस्ट पे भेजेंगे और कभी इस पे भेजेंगे, हम लोग इनवाइस प्राइस पे सेंड करेंगे। माल भेजते समय परफॉर्मा इनवाइस बनाया जाता है, जबकि माल बेचते समय क्या बनाया जाता है, सेल्स इनवाइस या टैक्स इनवाइस बनाई जाती है, ठीक है। अगर माल ना बिके तो कंसाइनी कंसाइनर को अपना माल वापस कर सकता है, लेकिन बायर केस में ऐसा नहीं होता। एक बार माल बिक गया तो रिटर्न नहीं होते। किसी किसी में आप होते हैं कि हाँ आप साड़ी लेने गए हो, कुछ फॉल्ट आ गया, कुछ रंग नहीं पसंद आया, तो दुकानदार कह देता है। उसमें भी दुकानदार अगर अलाउ करता है तो दुकानों में साफ साफ लिखा होता है, बिका हुआ माल ना ही वापस लिया जाएगा ना ही बदला जाएगा। तो उन दुकानदारों से आप वापस भी नहीं कर सकते। तो अगर म्यूचुअली एग्रीड है तब तो रिटर्न कर लेगा हल्का फुल्का। कुछ जगह ऐसे हैं, ऐसा बोर्ड लगाए होते हैं, माल बदल तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं कर सकते। तो कहते हैं एक्सचेंज तो कर देंगे लेकिन रिटर्न नहीं लेंगे। कुछ कलर पसंद नहीं आया, कुछ भी हो गया, तो आप, यही मिंत्रा इंदम में होता है, फ्लिपकार्ट वगैरह में होता है। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो रिटर्नेबल होते ही नहीं, रिटर्न नहीं कर सकते। कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सचेंज कर सकते हो लेकिन रिटर्न नहीं लेंगे। कुछ ऐसे होते हैं एक्सचेंज रिटर्न दोनों कर सकते हो, पैसा वापस दे सकते हो। तो सबका अपना अपना है हिसाब किताब। अब इसमें कैसे कैसे ट्रांजेक्शन होंगे, पहले तो माल भेजा जाएगा, माल या तो कॉस्ट प्राइस पे जाएगा या तो किस पे जाएगा, इनवाइस प्राइस पे। अगर इनवाइस प्राइस पे माल जाता है जो कॉस्ट से थोड़ा ऊपर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, लोड या लोडिंग। मान लो कॉस्ट 100 रुपए है, इनवाइस प्राइस कितना है 120, तो 20 रुपए को क्या बोलेंगे,
ये बात हमने ब्रांच में आपको बताई थी, फिर से बता देते हैं। जब भी प्रिंसिपल यानी कंसाइनर अपनी कॉस्टिंग वाला पार्ट कंसाइनर को ना बताना चाहे, हम नहीं बताना चाहते कि हम जीन्स 600 रुपए में खरीदते हैं और 1000 रुपए में तुमसे बिकवाते हैं, हम नहीं रिवील करना चाहते अपनी कॉस्ट वाली बातें किसके सामने, कंसाइनी के सामने, तो ऐसे केस में जो परफॉर्मा इनवाइस बनाया जाता है वो अलग प्राइस पे बताया जाएगा, इनवाइस प्राइस पे, जो यूजुअली सेलिंग प्राइस से कम रहता है और कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रहता है। हम नहीं बताना चाहते, हम बताना चाहते हैं जैसे हम जीन्स 900 रुपए में खरीदते हैं तो 900 के हिसाब से इनवाइस प्राइस बना के भेज देंगे, परफॉर्मा इनवाइस। इसका मतलब खरीदा तो हमने 600 में था, लेकिन जो इनवाइस बनाई परफॉर्मा वाली कितने बनाई, 900। 900 क्या है, इनवाइस प्राइस, जिस प्राइस पे इनवाइस बनाई जाएगी, दैट इज कॉल्ड इनवाइस प्राइस। अब कभी कभी सवालों में होता है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है कि मान लो जो मिस्टर बी मेरे पास आए थे कि भैया हमको एजेंट बना दो, अब मान लो बी कोई जानने वाले हुए अपने, तो हो सकता है कुछ एडवांस ना लें उनसे, वरना अगर बी जानने वाले नहीं, हम 2 लाख का माल भेज दे रहे हैं, 2 लाख की जीन्सें भेज दे रहे हैं, तो हम कहेंगे यार कुछ तो एडवांस दो हमें, 10-20-50 हज़ार रुपए, जिससे हमें भी थोड़ा सा लगे कि तुम बेचोगे, इफर्ट करोगे थोड़े बहुत, वरना माल भी भेजें और आखिरी में तुम 1 साल बाद कह दो कुछ नहीं माल बिका, पूरी सारी जीन्सें वापस भेज दो, तो अपना तो नुकसान हो जाएगा तगड़ा। तो हमें लगे हुए तो हाँ रिफंड करना चाहते हो, तो कुछ सिचुएशन में उससे एडवांस भी लिया जाता है। सवाल बता देगा एडवांस लिया गया होगा तो ठीक है, नहीं लिया होगा तो ठीक है, तो कभी कभी सवाल में देगा, कभी कभी सवाल में मैंडेटरी नहीं होता कि हाँ लेने करेंगे। इस एडवांस को हम लोग सिक्योरिटी मनी या कॉजन मनी भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर कंसाइनमेंट में खर्चे होते हैं, सारे खर्चे कौन बियर करता है, कंसाइनर। इनका पेमेंट कंसाइनर कंसाइनी कोई भी कर सकता है, कुछ खर्चे कंसाइनर करेगा, कुछ खर्चे क्या करेगा, कंसाइनी, लेकिन दोनों को सहेगा कौन, कंसाइनर। अब कंसाइनी के कुछ खर्चे होते हैं रिकरिंग नेचर के, कुछ होते हैं जो कंसाइनी के खर्चे होते हैं उनको 2 पार्ट में तोड़ा जाता है, एक हो जाते हैं रिकरिंग, एक हो जाते हैं, रिकरिंग खर्चे वो होते हैं जो यूजुअली एक से ज्यादा बार होते हैं, ठीक है, और नॉन रिकरिंग होते हैं जो एक से ज्यादा बार। रिकरिंग खर्चे क्या है, जैसे गोडाउन का रेंट हर महीने देना पड़ेगा ना, इंश्योरेंस कराया है गोडाउन का तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी हर साल पे करना पड़ेगा, हर महीने पे करना पड़ेगा। कैरिज आउटवर्ड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं आपके रिकरिंग खर्चे जो बार बार होंगे। नॉन रिकरिंग खर्चे होते हैं जो गुड्स पे होते हैं, एक बार होंगे। ऐसे समझ लो जो खर्चे आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते थे वो होते हैं नॉन रिकरिंग, जो खर्चे आप पीएल में दिखाते हो वो होते हैं रिकरिंग, ऐसे समझ लो इनडायरेक्टली, ठीक है। वैसे नॉन रिकरिंग खर्चों से अपने को मतलब होता है जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वाला ज्ञान उस समय ज्यादा इफर्ट में आएगा जब हमें क्लोजिंग स्टॉक या एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैलकुलेट होगा, तो एक बार वहां फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। अभी समझ के चलो कि रिकरिंग कौन से होते हैं और नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं, ठीक है। नॉन रिकरिंग जो खर्चे हैं वो ये होते हैं, यही आपको याद रखने हैं, अनलोडिंग चार्जेस, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्राई, कैरेज फेट, ये सब आपके खर्चे क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग खर्चे होते हैं। अकाउंट के अंदर दोनों दिखाए जाएंगे, रिकरिंग भी और नॉन रिकरिंग भी, लेकिन जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे तो वहां रिकरिंग वाले खर्चे नहीं यूज किए जाते, केवल नॉन रिकरिंग वाले यूज किए जाते हैं। इसलिए आपको पहले से डिफ्रेंशिएट करके चलना पड़ेगा कि कौन से खर्चे रिकरिंग है और कौन से खर्चे क्या है, नॉन रिकरिंग। बहुत बढ़िया। फिर जो कंसाइनी सेल करेगा, जब भी एक कंसाइनमेंट वाला माल बेचता है तो कंसाइनमेंट सेल रिकॉर्ड करेगा अपने बुक पुस्तकों में। हो सकता है वो अपना माल भी बेचता हो, जैसे वो टी शर्ट अपनी खरीद के लाता है, वो टी शर्ट का व्यापारी है जो हमारा कंसाइनी, जब टी शर्ट बेचेगा तो सेल इनकॉर्पोरेट करेगा, और जब वो मेरी जीन्स बेचेगा तो कंसाइनमेंट सेल बोलेगा उसको, क्योंकि जो जीन्स बेचेगा वो अपने ट्रेडिंग पीएल में नहीं दिखाएगा वो, क्योंकि वो मेरा माल बेच रहा है भाई, उसका थोड़ी ना है, इसलिए उसकी अलग पुस्तकें बनाएगा कि कंसाइनमेंट वाला माल बिका है। जो कंसाइनी अपने गुड्स बेचेगा उसको सेल बोलेगा, और जो मेरे माल बेचेगा उसको क्या बोलेगा,
कंसाइनमेंट सेल। कभी भी कंसाइनमेंट सेल कंसाइनी के जो फाइनल अकाउंट होते हैं उसमें रिलीज नहीं किए जाते हैं। जो वो अपना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएगा उसमें वो जीन्स की सेल नहीं लिखेगा, टी शर्ट की सेल लिख सकता है क्योंकि वो अपना माल है उसका। फिर बताया हमने कमीशन 3 टाइप के दिए जाते हैं, एक ऑर्डिनरी, एक, इनके बारे में बताया समझाया, वही सब यहाँ लिखा है। अब यहां से कहानी और शुरू होती है इस चैप्टर की। जब माल भेजा जाता है, ठीक है, तो 2 तरीके के लॉस हो सकते हैं। कौन से? एक नॉर्मल लॉस और एक, क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस में? कॉस्टिंग में भी पढ़ा है तुम लोगों ने, क्या डिफरेंस होता है? थोड़ा बहुत यानी जब ट्रांसपोर्ट होगा तो होगा, ये थोड़ा बहुत पूछेगा। नॉर्मल ये यानी अचानक जो कभी कभी होता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, पूरा माल टूट गया। करेक्ट। और कुछ? ठीक है, ये भी ठीक है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहता है कोई इसमें? तो बातें दोनों लोग ने सही कही हैं। नॉर्मल लॉस वो होता है जो इनहेरेंट नेचर का होता है, मतलब जिसको रोका ना जा सके। समझ लो, हम ले जाएंगे, आप ले जाओगे, कैसे भी है, अगर खुली बाल्टी में पानी लेके आओगे 2 मंजिल तो थोड़ा बहुत छलकेगा ही छलकेगा। अगर पूरा भर के ला रहे हो तो, आधी बाल्टी ला रहे हो तब तो अलग केस हो जाएगा। बात समझ लो। तो ऐसी सिचुएशन में चाहे हम कोई काम करें, आप करो, एक्सपर्ट करें, नॉन एक्सपर्ट करें, हल्का फुल्का तो गुड्स का नेचर ही ऐसा है, लिक्विड सामान है तो हल्का फुल्का छलकेगा। कुछ गैस वगैरह है, पेट्रोल वगैरह है, मिट्टी का तेल है, तो वो हल्का फुल्का उड़ेगा। जब पेट्रोल होता है, एक पेट्रोल जो है वो नेचुरल गैस टाइप की होती है। पेट्रोल है, खुले में रख दोगे सब उड़ जाएगा। सुबह रख के जाओ 100 ग्राम, शाम को कुछ मिल ही नहीं रहा। ये सब क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं थोड़े थोड़े। बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे अब गर्मियां आ रही हैं तो एक मिलता है ना मिठाई, पेठा। तो पेठा क्या होता है, सूखता रहता है। 1 कुंटल पेठा लेके आए, मान लो ठलिया पर लगाई, अब दोपहर में धूप हो रही, उसका पानी जो रहता है वो क्या होता है, सूखता जाता है। तो बता, खरीद के तो 1 कुंटल लाए हैं आज, गीला गीला एकदम, बेच रहे हैं, 1 महीने में धीमे धीमे करके बिक रहा है। अब बिकेगा वो 90 किलो। रीजन ये है कि वो सूख जाता है, सूख जाएगा तो उसका क्वांटिटी क्या हो जाएगा कम। अब वो तो तौल के ले रहा है ना कस्टमर, कह रहा है 1 किलो दो, तो 4 दिन बाद वो साला क्वांटिटी कम भी होगी तब भी अपना 1 किलो देना पड़ रहा है। तो ये हो जाते हैं आपके क्या, नॉर्मल लॉस, जिनको आप रोक नहीं सकते, सूख जाएं, सिकुड़ जाएं, कम हो जाएं, ज्यादा हो जाए। और भी होते हैं, जैसे कि एग्जांपल समझो, मान लीजिए मैं 1 कुंटल चीनी खरीद के लाया, अब वो तो उसने एक बार 1 कुंटल तौल के दिया है, तो हल्का फुल्का 2-4 दाने ज्यादा है या आधा किलो ज्यादा आ गया, हमें तो बार बार तौल के देना है कस्टमर को। उसमें कभी 2 ग्राम ज्यादा जा रहे, कभी 4 ग्राम ज्यादा रहे, तौल रहे हैं, 1 किलो 10 ग्राम आया। अब जैसे 10 ग्राम निकालने को कस्टमर क्या कहता, अरे इतनी भी निकाल लोगे क्या? समझ लो। तो थोड़ा बहुत चीज बट्टे में एक्स्ट्रा चल ही जाती है। ये सब क्या है, एक तरीके का नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस का उदाहरण आपको बता रहे थे, जिससे आपके दिमाग में नॉर्मल लॉस की गाड़ी सेट हो जाए। और अब नॉर्मल लॉस होते हैं जो अवॉइडेबल नेचर के होते हैं, ये आपकी गलती की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, इनको अवॉइड किया जा सकता था एक हद तक, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, अनअवॉइडेबल इन नेचर। जबकि नॉर्मल लॉस क्या होते हैं, अनअवॉइडेबल इन नेचर होते हैं, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये जो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस होते हैं, जैसे पिल्फरेज हो जाए, लीकेज वगैरह हो जाए, गुड्स चोरी हो गए, आग लग गई, भूकंप आ गया, समझ रहे हो, बाढ़ आ गई, बह गए गुड्स वुड्स, तो ये सब क्या है, ये रोकी जा सकती थी। अगर आपके पास कोई ऐसे गुड्स हैं जो आते हैं पानी के जहाज से, तो बाढ़ का इंतजाम काहे नहीं किया तुमने? बात समझ लो। तो जैसे आपको पता ही है कि सब चीजें होती, तो इनका आप इंतजाम करके रखो, ठीक है। तो सवाल में कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल जाती, जिससे हम लोग पकड़ पाते हैं कि वो नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट अलग होता है सवाल में, और एबनॉर्मल लॉस में अलग होता है। अब दे रखा है मान लो नॉर्मल लॉस, तुमने एबनॉर्मल लॉस जैसा ट्रीटमेंट कर डाला तो खराब हो जाएगा। या सवाल में दे रखा है एबनॉर्मल लॉस, तुमने अगर नॉर्मल लॉस की तरह उसको ट्रीट कर दिया
तो भी क्वेश्चन का काम लग जाएगा, यानी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, आंसर सही नहीं आएगा। अब ये जो लॉस होते हैं ये दो स्टेज पे हो सकते हैं। एक तो स्टेज है जब माल भेजा जा रहा था तो रास्ते में कुछ हो गया, और एक है कि पहले गोदाम तक पहुंच गया उसके बाद लॉसेस हो रहे हैं। गोदाम से चोरी हो गई, गोदाम में आग लग गई, और एक है टेने में आग लग गई। दो अलग अलग बातें। एक है कि कंसाइनर से माल निकला और कंसाइनी से पहुंचने से पहले ही लॉस हो गया, और एक है माल कंसाइनी तक पहुंच गया और बिकने से पहले लॉस हुआ। तो अलग अलग है, और इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर लॉस इन ट्रांजिट है तो अलग तरीके से ट्रीट होगा, और क्या है अगर लॉस इन कंसाइनी प्रेमिसेस है तो फिर उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। कैसे करते हैं वो भी सीख रहे हैं हम लोग, पता तो हो पहले अलग अलग कैसे होता है। तो यहाँ तक की बातें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब आते हैं इसके अकाउंटिंग में। जो कंसाइनर होता है उसके यहाँ बनते हैं कितने अकाउंट? 1 2 3 4 5। इनमें जो मेन है वो ये दो, तो सबसे ज्यादा जो मेन है वो ये। इसलिए अपना फोकस शुरुआत के 5-10 सवाल में केवल इसको समझाने में रहेगा। एक बार इसकी कहानी सेट हो गई तो बाकी सब सेट हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ज्यादातर सवाल जो एग्जाम में आते हैं उसमें इस अकाउंट के बारे में पूछा जाएगा, और कभी कभी कह देगा कि ये भी बनाओ, तो बना देंगे। ये जब कहेगा तभी बनाना होता, अदरवाइज नहीं बनाना होता। तो दो मेन अकाउंट है, इसलिए कंसाइनी के बुक्स में 3 अकाउंट होते हैं, कंसाइनर, कमीशन और डेटर। लेकिन मेन अकाउंट कौन सा है? कंसाइनर अकाउंट। बस अपने को इन 3 अकाउंट में मेजर मेजर फोकस करना है। कंसाइनर के यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी के यहाँ कंसाइनर अकाउंट। बस इस पे फोकस कर लेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो आ जाओ, कॉपी निकालो। और एक फॉर्मेट बनाओ कंसाइनमेंट अकाउंट का। फॉर्मेट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके अंदर 2 केस आएंगे। केस 1, if goods are sent on consignment, if goods are sent on consignment at cost price, if goods are sent on consignment on cost price, तो सबसे पहले टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहां उसका कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जिसका कॉस्ट प्राइस आप यहां पे लिखने वाले हैं। इसके बाद
टू बैंक अकाउंट, इसमें लिखो कंसाइनर एक्सपेंसेस, जितना कंसाइनर खर्चा करेगा वो पैसे यहां लिखो। फिर लिखते हैं टू कंसाइनीज अकाउंट, जो कंसाइनी के खर्चे रहते हैं वो कंसाइनी अकाउंट में डालते हैं, इसके अंदर इसके रिकरिंग एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे, इनका कमीशन लिखा जाएगा, और कोई बैड डेट्स हो जाएंगे तो वो लिखे जाएंगे। बैड डेट्स के ऊपर एक हल्का सा स्टार बनाना है, इस स्टार का मीनिंग अभी फॉर्मेट के एंड में हम बनवाएंगे। ये पैसा यहां लिख देंगे। इसके बाद यहां लिखते हैं कंसाइनीज अकाउंट, और इसके अंदर सेल्स लिखोगे। एक और होता है कि एक उधार वाली सेल कुछ लोग कंसाइनमेंट डेटर के अंदर भी लिखते हैं, लेकिन उसमें बच्चों को, हर 10 बच्चे में से 8 बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो वाला हम नहीं करा रहे, सिंपल वाला करा रहे हैं जिससे हर आदमी कर पाए। कोई कंफ्यूजिंग वाला काम नहीं करना चाह रहे हैं जिससे दिक्कत आए। यहाँ कंसाइनी अकाउंट में नगद सेल हो, उधार सेल हो, कैसी भी सेल हो, यहाँ चुपचाप लिख देना। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है बाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और बाई क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ कंसाइनमेंट स्टॉक बोलते हैं। एक और आ जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। अब नॉर्मल लॉस होगा सवाल में तो ये आएगा, अगर कुछ माल बच जाएगा, पूरा माल नहीं बिकेगा तो ये आएगा, पूरा माल बिक जाएगा तो कोई स्टॉक नहीं बचेगा, ये दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, और इतने अलावा जो बचता है वो जाता है प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, जिसको हम लोग भेज देते हैं पीएल अकाउंट में। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, बना लिया। बन जाए तो यहीं इसके नीचे केस टू डालो और लिखो गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवाइस प्राइस। अगर गुड्स इनवाइस प्राइस पे सेंड किए जाएंगे तो कैसे कार्यक्रम होगा वो समझने जा रहे हैं हम लोग। हाँ बेटा, लिख लिया यहाँ तक। दूसरा केस क्या लिख रहे हो?
if goods are sent on consignment at invoice price। जो आपने पिछला फॉर्मेट बनाया था, पिछला वाला, वहां लिखना है इसमें एट सीपी और एट सीपी। जो पिछला फॉर्मेट बनाया था वहां इन दोनों जगह क्या लिखोगे, एट कॉस्ट प्राइस, एट कॉस्ट प्राइस, पिछला वाला लास्ट। ब्रांच वाली टेक्निक यहां लागू होती है। अब देखो इधर लिख लिया है सब, बस एक मिनट रुकना आप। वहां लिख लिया ना कैश प्राइस। अब मैं सेकंड वाले पे आ रहा हूं, इस पे। अगर ये इनवाइस प्राइस पे चलता है तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखना होता है एट इनवाइस प्राइस। अब नॉर्मल लॉस भी किस पे लिखना होता है, एट इनवाइस प्राइस पे, और ये भी किस पे लिखना होता है, एट इनवाइस प्राइस। यही भेदभाव है दोनों मेथड में। उस मेथड में गुड सेंड एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू और एब कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट प्राइस के हिसाब से लिखी जाती है, जबकि यहाँ पे किस में लिखी जाती है, इनवाइस प्राइस के हिसाब से लिखी जाती है। उस फॉर्मेट में भी यहाँ बगल में नेट लिख लेना, यहाँ वाले में तो नेट लिखोगे नहीं, लिखोगे मतलब कोई रिटर्न हो रहा है तो माइनस करके लिखेंगे। सेंड किए गए 1 लाख का माल 10,000 का वापस आ गया तो 90 लिखो, वहां भी नेट बगल में लिख लो, नेट ऑफ रिटर्न मतलब नेट, यहाँ भी नेट लिखना है। अब इस वाले में एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, जब भी माल किसे भेजा जाएगा, इनवाइस प्राइस पे, तो इन सब में निकलेगी लोडिंग यानी स्टॉक रिजर्व, और उसको दूसरे साइड लिखना पड़ेगा। तो इस वाले में जो लोडिंग है गुड्स सेंट को, उसको इधर लिखना पड़ेगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम में ही लिखा जाता है, और इसके अंदर जो सेंड करने में लोडिंग है एक्स्ट्रा है पैसा, वो लिखा जाएगा, कॉस्ट प्राइस इनवाइस प्राइस का डिफरेंस। इसी तरीके से जो इस एबनॉर्मल वाले में लोडिंग है, एबनॉर्मल लॉस में जो लोडिंग है उसको यहां लिखा जाएगा, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर इसका लोडिंग वाला पैसा लिखेंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक में लोडिंग है उसको स्टॉक रिजर्व के नाम से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे, कभी कभी बहुत रेयर केस सिचुएशन आएगी इस सवाल में ओपनिंग स्टॉक भी गिवन होगा। जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख रहे हो, तो मान लो कि सवाल में ओपनिंग स्टॉक आ गया तो कहाँ लिखेंगे, तो कॉमन सेंस। तो ज्यादातर सवाल में नहीं लिखेगा, हो सकता है 10-20 सवाल में एक सवाल में आ जाए किसी में, तो घबराना थोड़ी ना है। स्टॉक बच जा रहा तो यहाँ लिख रहे हैं, तो अगर कोई ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा तो कितना लिख देंगे हम लोग, टू साइड में लिख देंगे। अगर दे देगा किसी सवाल में, तो नहीं देगा तो कोई बात ही नहीं फिर तो ये भी फॉर्मेट एक बना लो, फिर हम लोग सवाल में चलते हैं। रिवर्सल करते हैं ना, इसकी लोडिंग यहाँ, इसकी लोडिंग यहाँ, इसकी लोडिंग यहाँ, तो लोडिंग को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, इसलिए उल्टे साइड लिखी जाती है।
हाँ बेटा नोट हो गया, आगे कराया जाए। लास्ट वाला बच्चा है, नोट कर डालो। चलो कॉपी बांट देना बाद में भी, क्लास के बाद में बांट देना, चलो अपने पास में। हाँ बेटा हटा दिया जाए, नोट हो गया सबका। इसके बाद लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। एक चीज ध्यान रखना, कंसाइनर का कैसा भी खर्चा हो उस बात से मतलब नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं लिखना होता कौन से रिकरिंग कौन से नॉन रिकरिंग। कंसाइनी में अलग अलग लिखना पड़ता है, और इसका यूज मेनली तब आता है जब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो उसका यूज यहाँ पे कम है, यहाँ इकट्ठा भी लिख देगा तो भी काम चलेगा, लेकिन अलग 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 करके नहीं लिखेगा तो तब जब स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे तब कहेंगे कि नॉर्मल मतलब रिकरिंग वाले कितने थे, नॉन रिकरिंग कितने आएंगे, तब लोड आता है। उस समय लोड ना है, उससे अच्छा पहले से अलग अलग करके रखो। समझ रहे हो? जैसे कि डिप्रेशन वाले सवालों में होता था कि मशीन खरीदी तुमने 1 लाख की, उस समय अलग अलग ना करें तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बेचेगा कि सवाल में कह देता आखिरी में कि 20,000 रुपये वाली बेच डाली तुमने, फिर वहां झंझट हो जाता। तो पहले से अलग अलग करके रखते हैं, झंझट ना हो। तो जो कंसाइनी के नॉन रिकरिंग खर्चे होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं, पहला हो गया अनलोडिंग चार्जेस। नॉर्मली नॉन रिकरिंग खर्चे वो खर्चे होते हैं जो गुड्स पे हो रहे हैं, सामान में हो रहे हैं। तो अनलोडिंग चार्जेस, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटी, कैरिज फ्रेट, ये सब नॉन रिकरिंग खर्चों के उदाहरण हैं, एग्जांपल्स हैं। जिस खर्चे के बारे में ना पता हो खर्चे के बारे में पूछ सकते हो, बाकी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि डॉक चार्जेस होते क्या है। ठीक है, बाकी नहीं पता तो आप पूछ सकते हो, बता दिए जाएंगे। अनलोडिंग तो जानते हो, माल उतर रही का खर्चा। डॉक चार्जेस क्या शिप पे लगते हैं, अगर शिप से माल आता है तो वहाँ चार्जेस लगते हैं, इसको बोलते हैं डॉक चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस भी ऐसे होते हैं जब आप कहीं से सामान मंगाते हो तो वहाँ क्लियर कराने के लिए वो चेक करेगा गुड सही है कि नहीं है, ये मेनली एयरपोर्ट वगैरह पे लगते हैं, क्लियरिंग चार्जेस लगेंगे। कस्टम इम्पोर्ट ड्यूटी तब लगेगी जब देश के बाहर से कोई सामान मंगा रहे होगे, इम्पोर्ट ड्यूटी। हमारे अपना एजेंट बनाया हमने ऑस्ट्रेलिया में, वो तो इम्पोर्ट कर रहा ना उससे सामान, तो उसको इम्पोर्ट ड्यूटी वहाँ पे करनी पड़ेगी। और कैश फ्रेट तो समझ ही रहे हो, किराया भाड़ा अपने गोडाउन तक ले जाने का। चलो अब आओ दो चार सवाल पहले करते हैं, फिर आगे बातें तो होती ही रहेंगी इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 1, राम एंड कंपनी कलकत्ता ने कंसाइन किया है 50 केसेस ऑफ गुड्स 200 टू नाथन ऑफ बॉम्बे। कंसाइन ये कर रहे हैं तो ये हो गया कंसाइनर, किसको भेज रहे हैं, नाथन को, तो नाथन क्या हो गए, कंसाइनी। कंसाइनर ने 200 रुपए का फ्रेट पे किया है और 300 रुपए का, 200 रुपए का इंश्योरेंस, 300 रुपए का फ्रेट पे किया है। नाथन ने अकाउंट सेल भेजी एंड में, उसमें बताया गया है कि सेल प्रोसीड हो रही है 24,000 की। प्रोसीड का मतलब सेल प्रोसीड होता है, यानी सेल किया है 24,000 की। नाथन ने ये खर्चे किए हैं,
नाथन को कमीशन देना है 4%, कमीशन काटने के बाद जो पैसा हुआ वो भेज दिया गया। सवाल में कह रहा है कि इंटी करो, इंटी इंटी काट देना, यहाँ लिखना प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट एंड कंसाइनीज अकाउंट, ये दोनों ही अकाउंट कंसाइनर के बुक से बनते हैं। आगे लिखना चाहो तो इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी लिख सकते हो, इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी। ये सवाल बन गया आपका सही वाला। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट, जब भी गुड्स इनवाइस प्राइस से भेजे जाएंगे तो सवाल कहेगा, अभी सवाल में कुछ नहीं कह रहा है, तो यहाँ कौन सा मेथड लग रहा है, कॉस्ट प्राइस वाला। सबसे पहले गुड्स सेंड किए गए, तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 50 केस भेजे जा रहे हैं 200 के हिसाब से, तो 50 इंटू 200। फिर टू बैंक अकाउंट, इसमें कंसाइनर के खर्चे लिखे जाएंगे, 200 प्लस 300 कितना खर्चा किया है उसने, 500 रुपए। फिर टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी का नाम लिखा जाता है, कंसाइनी कौन है, नाथन, तो क्या लिखा, टू नाथन्स अकाउंट, ठीक है। तो नाथन ने देखो 20 रुपए के डॉक चार्जेस और 50 रुपए का कैरिज पे किया है, तो ये दोनों हो गया नॉन रिकरिंग। वेयर हाउसिंग चार्जेस जो होते हैं वो रिकरिंग होते हैं, तो इसमें रिकरिंग वाले एक्सपेंसेस आ गए 130 और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आ गए कितने, 50 20 70। इसके बाद इधर एक और चीज लिखी जाती है, इनका कमीशन, और कमीशन कह रहा है 4% है, तो जितनी सेल हुई उसका 4% निकाल लो, यानी 24,000 का 4%, 960, और 960 में इन सबको जोड़ दोगे तो बाहर आ जाएगा 1160। हाँ बेटा बता रहे हैं, उसका भी क्या मतलब है वो भी बताया जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। इसके बाद नाथन्स अकाउंट के अंदर इधर भी लिखा जाता है क्या, सेल, सेल कितने करी है, 24,000 रुपए की, प्लस माइनस करोगे प्रॉफिट आ जाएगा। अब कहोगे इस सवाल में सर एबनॉर्मल लॉस नहीं आया, एबनॉर्मल लॉस होगा तो कहीं ना कहीं बताएगा ना लॉस है, कम माल बिका होगा तो बताएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, तो यहाँ तो सारा ही माल बिक गया है, प्लस माइनस करोगे प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ रहा है, 12,340 रुपए। एक और अकाउंट बनेगा कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी मतलब नाथन का अकाउंट बन रहा है, नाथन अकाउंट में कुछ नहीं करना होता है, क्रॉस पोस्टिंग करनी होगी, ये सेल यहां आ जाएगी और ये जो 1160 लिखे हैं वो यहां लिख दिए जाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट, ये 24,000 भी किस अकाउंट से आ रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट से आ रहे हैं। इसके बाद जो डिफरेंस आएगा इसको ये पे कर देंगे, तो बाय बैंक अकाउंट, इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट, यानी आखिरी में इतना पैसा कंसाइनी और दे देगा तो हिसाब किताब इनका आपस में नक्की हो जाएगा। कितना रहा ये, यही बात वो कह रहा था कि जो कंसाइनी है इन्होंने उनका पैसा जो बनता था वो भेज दिया अपना कमीशन काटने के बाद, ठीक है। तो भैया 24,000 देखो, अब अगर मान लो नाथन कोई और है तो उससे क्या कहेंगे, लो बेटा 24,000 की सेल करो मेरे गुड्स की,
तो क्या कह रहे, रुको रुको रुको, 24 का तो माल बेचा है, हमारा कमीशन नहीं दोगे क्या हमको? तुम कहेंगे 24,000 में अपना कमीशन काट लो 960। कहेगा 960 तो काटेंगे ही काटेंगे, और आपने कहा था 2-3 खर्चे आप सहोगे, उसका भी 200 दो, हमने कहा वो भी काट लो। तो 24,000 में सब पैसे काटने हैं, 24,000 में सब माइनस कर दिया गया, डिफरेंस अमाउंट भेज दिया गया। ये सब पैसे काटने होते हैं, इसलिए उसके अकाउंट में डालते हैं कि नाथन से पैसा लेना है। सेल तो किया है, पैसा किसके पास पड़ा है? नाथन के पास, इसलिए नाथन के अकाउंट में डालते हैं, जिससे हम बाद में उससे वसूल पाए। और उसने जो खर्चे किए वो मुझसे वसूलेगा, इसलिए उसके अकाउंट में डालते हैं कि ये पैसा उसको देना है, ये पैसा लेना है, ये पैसा देना है। नेट करके आखिरी मांग लेते हैं, तो बाकी पैसा दो, हिसाब किताब बराबर हो गया। फिर अगले साल फिर माल भेजेंगे, फिर अपना खरीदो, फिर साहब ऐसे चलता है हिसाब किताब। समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में अपना डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 1 का अपना सोल्यूशन आ गया हमारा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बात कर रहा हूँ। ठीक है, मिल जाएंगे। कब है टंटा आपका? ठीक है, मिल जाएंगी, मिल जाएंगी, मिल जाएंगी, दिसंबर के लिए हो जाएंगी क्लासेस। कैसे करनी, फेस टू फेस करनी है, कैसे करनी है? प्रोवाइड करते हैं। फेस टू फेस की गुट्टू की 25,000 रुपये है, ऑनलाइन की 13,000 रुपये। हाँ जी, IIT चौराहे पे। हम्म, 2 पार्ट में हो जाएगी। नहीं, तो एक पार्ट पहले जमा होगा, और एक पार्ट के लिए आपको 1.5 महीने का समय मिलेगा। नहीं, दिसंबर वाला नया बैच जो है 15 जून से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन लोगे तो मिल जाएगी कभी भी। हाँ बेटा, नोट हो गया। कोई भी डाउट हो इस सवाल में तो अपना डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज तो आगे चलेंगे हम लोग और सवाल लगाएंगे, तो फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा। ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई होती चुंगी। जैसे रोड पे तुम चलाते हो गाड़ियां, तो एक रोड टैक्स पड़ता है ना टोल पे, तो टोल टैक्स आप पे करते हो। वैसे होता है कि अगर आप रोड पे कॉमर्शियल गुड्स लेके जा रहे हो, तो एक पर्सनल लेके लिए अपना पर्सनल एसी खरीदा है, घर ले जा रहे हैं, तो नहीं ऑक्ट्राई पड़ता है। जब 10-15 एसी हम खरीद के ले जा रहे हैं कि आगे दुकान में बेचना है, तो जो माल वाहन होते हैं, ट्रक जा रहा है, DCM जा रहा है, तो उनसे एक एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है, जिसको बोलते हैं ऑक्ट्राई। कभी अगर हाईवे वगैरह पे गए होगे, तो कभी जा रहे हो गाड़ी वाड़ी से, तो जब देखो ट्रक जहां जा रहा है उसके पीछे पीछे गाड़ी लगा रहो, एक जगह देखो ट्रक रुकवा लिया जाएगा, उससे उस समय वही लिया जाता है ऑक्ट्राई। कभी रायबरेली रोड पे निकलो, फैजाबाद रोड पे निकलो, हाईवे जो होते हैं उन पे वसूला जाता है। तो एक चुंगी होती है, माल का टैक्स समझ लो एक तरीके से, सिंपल सा।
बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता, छोटा छोटा अमाउंट होता है। डीसीएम जा रहा है 50 रुपये, बड़ा ट्रक जा रहा है 200 रुपये, करोड़ों रुपए का सामान जा रहा है 200 रुपये में, क्या ही उसके उसमें इफर्ट में देखो कि 50 लाख का माल लगा है, 200 रुपये ले ही लेगा चुंगी, तो कौन सा इतना बड़ा हो जाएगा। बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है। वो गवर्नमेंट इसलिए रखती है जिससे ये पता लगे कौन कहाँ माल जा रहा है, कहाँ माल आ रहा है, उसका अपना एक लेखा जोखा होता है। अब जो लेखा जोखा करने के लिए आदमी आदमी रखने पड़ते हैं, 2 4 तो उनकी सैलरी वाले तो निकालनी है, तो कहीं चलो ठीक उसी से लेते रहो, उसी से तुम लोग की सैलरी निकलती जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट अपना बना दिया हिसाब किताब। हाँ बेटा हो गया, हटा दें इसको। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी में। शुरुआत में 5 6 सवाल बड़े हल्के हल्के डाले हैं, जिससे एक बार फॉर्मेट वर्मेट दिमाग में सेट हो जाए, फिर आएंगे थोड़े कठिन सवाल। बॉम्बे मिल लिमिटेड ऑफ बॉम्बे कंसाइन टू देयर कलकत्ता एजेंट 10,000 रुपए का गुड्स। ठीक है, ड्राइंग कलकत्ता फॉर द अमाउंट, ड्राइंग का मतलब यहाँ बिल ड्रॉ कर रहे हैं। अब कैसे पता चला, वो आगे सवाल पढ़ के पता चलता है। तो एक बिल ड्रॉ कर रहे हैं, तभी तो बिल को इन्होंने डिस्काउंट कराया है। आगे जाके क्या किया है, बिल को इन्होंने कहा डिस्काउंट कराया, डिस्काउंट। अब यहाँ ड्रॉ क्या है, ड्राइंग अ बिल। अब आ बिल वहां छोड़ दी, नहीं लिखी, समझना पड़ेगा। तो एक बिल ड्रॉ किया उसके लिए, 10,000 का माल भेजा, 10,000 का एक बिल लिख दिया तुम्हारे ऊपर। फ्रेट पे किए गए 650 रुपए के। एक चीज ध्यान रखनी कंसाइनमेंट के सवाल में, जब भी ये आएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ बिल, वो कंसाइनमेंट अकाउंट का पार्ट नहीं बनता है। एग्जाम में लिख के नहीं आएगा, तो यहाँ लिख रखा है हमने कि डिस्काउंट ऑन बिल जो होता है वो क्या होता है, एक फाइनेंशियल चार्ज होता है, और वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, पीएल अकाउंट में लिखा जाता है, वो कभी कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो जब भी कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे तो वहां कभी डिस्काउंट ऑन बिल आप नहीं नोट करोगे, तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये 200 रुपए हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो माल भेजा गया कितने का, 10,000 रुपए का। तो would sent on कंसाइनमेंट 10,000 रुपीज। इसके बाद इन्होंने खर्चा किया 650 रुपए, कंसाइनर नहीं। तो कंसाइनर खर्चा करता है, कंसाइनर के नाम पे नहीं लिखते, बैंक के नाम पे लिखते हैं। कंसाइनर एक्सपेंसेस में कितने आ गए, 650 रुपए। कंसाइनी को माल रिसीव हुआ और उसने इतने पैसे खर्च किए हैं। इन पैसे में देखो कौन कौन से खर्चे रिकरिंग है, कौन से नॉन रिकरिंग है। डिलीवरी चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस को ही डिलीवरी चार्जेस बोलते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, नॉन रिकरिंग हो गया। रेंट, इंश्योरेंस, बाकी सारे जो खर्चे हैं वो क्या हैं, रिकरिंग है। तो इसमें से 70 80 150 18 और 168 रुपए जो हैं, और इसमें पार्टी कौन है, कलकत्ता एजेंट। तो नाम तो नहीं बताया है, तो कलकत्ता एजेंट ही लिख लो, कैलकाटा एजेंट्स अकाउंट। तो रिकरिंग एक्सपेंसेस हो गए आपके यहाँ पे 168 के, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हो गए 500 रुपए के, जो डिलीवरी चार्जेस हैं, और इनका जो कमीशन हो गया है वो हो गया कितने का, 700 रुपए का। तो ये आ गया आपका 1,368 रुपए। इसके बाद जो सेल किया है वो कितने किया है इन्होंने, 14,000, मतलब 200 पूरी बेल बेच दी है 14,000 रुपए में। तो सेल हो गई है 14,000 की। कैलकटास एजेंट अकाउंट, कैलकटास एजेंट्स अकाउंट, इसके अंदर आप सेल लिखते हो। तो सेल हुई कितने की, 14,000 रुपए की। तो जैसा भी बताया था कि कभी कभी कंसाइनर को क्या देता है, एडवांस वगैरह देता है। तो एडवांस कभी इस अकाउंट का पार्ट नहीं बनता, एडवांस तो पैसे का हिसाब किताब है ना। तो अगर जैसे मान लो इस सवाल में कह देता कि एडवांस नहीं था भैया 2,000 रुपये है, तो 2,000 रुपये वो भी काट लेता अपने आदमी।
फिर यहाँ पैसा कितना देता 20,480। तो एडवांस वगैरह यहाँ आएगा इस अकाउंट में, कभी इस अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगा एडवांस। चलो प्लस माइनस करो और बताओ कितना आया है प्रॉफिट। ये आ जाएगा 1982 रुपए का प्रॉफिट। अब इसमें अगर मैं कंसाइनी अकाउंट बनाता, वहां एडवांस आएगा। 14,000 की सेल किया है तो ये सेल आ जाती कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट अकाउंट से, और ये 1,368 रुपए का अमाउंट आ जाता है, ये भी कंसाइनमेंट अकाउंट से। जो उन्होंने एडवांस पे किया होता वो आ जाता बैंक अकाउंट से, एडवांस वाली रकम। कोई भी एडवांस देगा तो अपने पैसे में इंड में तो काटेगा ही। एडवांस कितना पे किया था इन्होंने 10,000 रुपए। जो बचेगा वो भी बैंक से पे कर देंगे। तो इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। आखिरी में सेटल करते समय क्या पैसा भेजना पड़ेगा। प्लस माइनस करो, बताओ जरा कितना पैसा आ रहा है फाइनल सेटलमेंट का। अकाउंट सेल में वो भी लिखा है, कह रहा 14,000 की सेल की, मेरे खर्चे पर्चे लर्चे हुए, माइनस किया, इतना अमाउंट आया, 10,000 एडवांस भेज चुके थे, 2,332 और भेज दे, काम खत्म हो गया। समझ लो। तो अकाउंट सेल बनी होती तो कहीं ना कहीं ये अमाउंट आपको उसी में दिख जाता है। नहीं बनी होगी तो बनाना ही पड़ेगा, फिर तो निकालना ही पड़ता है। ये हो गया हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर ये नोट कर लीजिए, जहां कोई परेशानी आए अपना डाउट पूछिए। एडवांस में बिल दिया था क्या उसने? हाँ, ड्राफ्ट पेड लिखा हुआ है तो 10,000 का बिल दिया था, तो बैंक में ना लिख के बिल में लिख दो। एडवांस कैश देगा तो कैश लिख देंगे, चेक देगा तो बिल वो लिख देंगे, बैंक लिख देंगे, बिल देगा तो BR लिख दो। अपना हटा दिया जाए। कंसाइनी अकाउंट का यही मेन फॉर्मेट है। कंसाइनी अकाउंट में गिनती के 4 आइटम आते हैं। 2 चीजें तो हमेशा क्रॉस पोस्ट होके आ जाएगी। इसके बाद आता है एडवांस अगर दिया गया, और उसके बाद फाइनल सेटलमेंट, बात खत्म हो गई। समझ गए? तो गिनती के 4 आइटम आते हैं। जबरदस्ती फॉर्मेट बनाना चाहो तो फॉर्मेट अपना बना लो, यही फॉर्मेट है उसका। ठीक है, इधर आया कंसाइनमेंट अकाउंट, क्या लिखोगे यहाँ? सेल वाला पैसा। इधर कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा, क्या आएगा? जो कंसाइन अकाउंट में यहाँ लिखा है, मतलब खर्चे, कमीशन, बैड डेट्स वगैरह। इसके बाद एडवांस, उसके बाद फाइनल सेटलमेंट, बस। इन 4 अमाउंट के अलावा कोई भी कंसाइन अकाउंट के अंदर और अमाउंट कोई और नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करते करते अपने आप ही याद हो जाएगा। अब ये तो जो सवाल लगाए, इन सवालों के अंदर ना क्लोजिंग स्टॉक बच रहा था और ना ही कोई एबनॉर्मल, और इनके बिना सवाल लगाने का कोई मजा ही नहीं है। समझ रहे हो? एग्जाम में इतना सस्ता सवाल थोड़ी ना आ सकता है। इतना हल्का तो फाउंडेशन में नहीं पूछता, आप तो इंटरमीडिएट में हो।
तो अब सवाल असली रंग दिखाना चालू करेंगे धीमे धीमे। अभी तक तो तफरी ले रहे थे, तो अब धीमे धीमे असली सवाल आना चालू हो जाएंगे। तो एक असली सवाल कराते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर मैं करवाता हूं। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, ए ने कंसाइन किया है बी को 5,000 किलो चाय की पत्ती, 40 रुपए पर केजी के हिसाब से। सबसे पहले टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 5,000 किलो 40 रुपए के हिसाब से, तो हो गया 2 लाख रुपए। फिर ए जो आपने कंसाइनर हैं इन्होंने कुछ खर्च किए हैं, तो बैंक अकाउंट 3,000 रुपए ये, 2,000 रुपए ये, यानी 5। ठीक है, फॉर्मेट जो हमने बनवाया उसमें हमेशा बाई साइड में क्या लिखा है, एबनॉर्मल लॉस। उस फॉर्मेट से देख के ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए था कि नॉर्मल लॉस कभी भी अकाउंट का पार्ट नहीं बनता है। तो नॉर्मल लॉस होगा अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, अब नॉर्मल लॉस होगा अकाउंट के अंदर आएगा। इस सवाल में नॉर्मल लॉस भी है 25 किलो का, और अब नॉर्मल लॉस भी है कितने का, 500 किलो का। कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो भी देखेंगे। इसके बाद सेल हुई है बी ने करी है, तो बाई 20 अकाउंट के अंदर सेल लिख देंगे। 3,000 किलो चाय की पत्ती 64 रुपए में बिकी है, तो 3,000 इंटू 64 करके वैल्यू बताओ कितनी निकल के आई, 1,92,000। ठीक है, फिर कंसाइन ने कुछ खर्चे किए हैं, तो टू 20 अकाउंट खर्चे के नाम पे 1,000 रुपया कैरिज पे खर्चा किया है, और सेलिंग के खर्चे और गोडाउन का रेंट तो नॉन रिकरिंग होता है, मतलब रिकरिंग होता है। तो इसमें रिकरिंग एक्सपेंसेस हो गए ये 2,000, मतलब 1,500 प्लस 500, 1,000 हो गए आपके रिकरिंग खर्चे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में कैरिज वाला पैसा आ गया, जो कि कितना है 1,000 रुपए। इनको कमीशन देना है सेल का 5%, तो 1,92,000 का 5% निकालो, 9,600। इन तीनों को जोड़ के 11,600 बाहर लिख दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ आएगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और साथ ही साथ आएगा कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। अब कहोगे सर ये कैसे पता चल गया कंसाइनमेंट स्टॉक बचने वाला है, वो तो दिमाग दिखता है। क्योंकि देखो सर, अगर 5,000 किलो भेजा गया था, 500 अगर टूट भी गया तो बचा 4,500, 4,500 में 25 का और नुकसान हो गया तो बचा 4,475। उसमें अगर 3,000 बची हो तब भी तो कुछ बची है ना तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक। क्वांटिटी को प्लस माइनस करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके पास स्टॉक बच रहा है या नहीं बच रहा है। कितना बच रहा है, 1,425 क्वांटिटी का, इसलिए उसकी वैल्यू निकाल के यहां लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मुद्दा है सर इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। वैल्यू निकालना बहुत आसान है, एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना होता है, उससे सारी वैल्यू अपने आप निकल जाएंगी। ये फॉर्मेट कोई याद करने वाली बात नहीं, अपने आप फ्लो के हिसाब से चलता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, माल भेजा जाता है। कितना भेजा गया माल, 5,000 क्वांटिटी, उसका अमाउंट कितना था। जब माल भेजा जाएगा तो फिर क्या करेगा, कंसाइनर खर्चे करता है। एकदम साइकिल के हिसाब से गाड़ी चलती है कि क्या पहले प्लस होगा क्या पहले माइनस होगा। तो पहले माल भेजा जाता है,
इसके बाद इसमें क्या करता है, कंसाइनर एक्सपेंसेस क्वांटिटी में थोड़ी ना होते हैं, अमाउंट में होते हैं, तो उसको अमाउंट में जोड़ोगे, तो ये आएगा 5,000 और ये क्या आएगा 2,05,000। इसके बाद गुड्स ट्रांजिट पे लॉस हुए हैं, पहले माल पहुंचेगा कि पहले लॉस होगा, पहले लॉस होगा क्योंकि ट्रांजिट में हुआ है, तो यहाँ माइनस करेंगे एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट वाला। कितने का लॉस हुआ है, 500 क्वांटिटी का। कितने क्वांटिटी का लॉस हुआ है, इसकी वैल्यू इसके आधार पे निकाली जाएगी। ये अमाउंट अगर 5,000 क्वांटिटी का है तो बताओ 500 की वैल्यू कितनी हुई, यूनिटी मेथड से निकाल लो, इससे करो इसको डिवाइड और फिर जो आए उससे करो मल्टीप्लाई, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी। यूनिटी मेथड है, ये अमाउंट जो है वो 5,000 किलो का है तो 500 किलो का पैसा कितना हुआ, ये कर दो माइनस। समझ पा लो कैसे निकाला पड़ा, यूनिटी मेथड। इसके बाद माल किसके पास पहुंचेगा, कंसाइनी के पास। जैसे उसके पास माल पहुंचेगा वो खर्चे करेगा, लेकिन बस यहीं पे है कि केवल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं कंसाइनी के, तो नॉन रिकरिंग खर्चे कितने हो रहे थे, 1,000, 1,84,500। इसके बाद माइनस करते हैं कोई अगर अब नॉर्मल लॉस गोडाउन में हुआ होता है तो, दोनों की अलग अलग जगह है, ध्यान रहे। ट्रांजिट वाला लॉस पहले माइनस होगा, कंसाइनिक खर्चे बाद में जोड़े जाएंगे, और अगर गोडाउन वाला लॉस हुआ तो कंसाइनिक खर्चे पहले आएंगे, गोडाउन लॉस बाद में माइनस होगा। कभी ये दोनों ही सवाल में प्रकट हो जाएंगे, कभी ये सवाल में रहेगा, कभी ये सवाल में रहेगा, कभी दोनों नहीं रहेंगे। दोनों के स्टेज में फर्क है, ध्यान रखना है, क्योंकि तो इसकी वैल्यू अगर होती तो इसके आधार पे निकाली जाती, इसकी वैल्यू इसके आधार पे निकाली जाएगी, तो आधार बदल जाता है, और ऊपर नीचे कर दिया तो वैसे ही सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो सीक्वेंस पूरा ध्यान रखना है, पहले सेंड किया जाता है, फिर क्या ऐड करेंगे, कंसाइनर के खर्चे, फिर क्या माइनस होगा, ट्रांजिट वाला लॉस, फिर क्या प्लस होगा, कंसाइनी के नॉन रिकरिंग खर्चे, फिर क्या माइनस होगा, एबनॉर्मल लॉस गोदाम में अगर कुछ हुआ होगा तो। इस सवाल में नहीं है तो नील नील। नहीं था तो फिर से वही वैल्यू प्राप्त हो गई, और इसके बाद माइनस करते हैं क्या, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस सिर्फ क्वांटिटी से माइनस होता है, अमाउंट से नहीं। नॉर्मल लॉस किससे माइनस होता है, सिर्फ क्वांटिटी से। अब नॉर्मल लॉस क्वांटिटी और अमाउंट दोनों से एडजस्ट होता है, ठीक है, जबकि नॉर्मल लॉस सिर्फ क्वांटिटी से एडजस्ट किया जाता है, अमाउंट से एडजस्ट नहीं किया जाता। चलो माइनस करके वैल्यू बताओ, तो यहाँ आ गया 44,25 और यहाँ आ गया 1,85,000। इसी की मदद से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली जाती है, यानी कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू निकाली जाती है। 4475 लिख देंगे, ऐसा क्या है, ये इसीलिए बनाया जाता है कि हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल पाए। कुछ नहीं करना होता है, ये ऊपर लिखोगे, ये नीचे लिखोगे, और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा होगा बस इसमें से आप सोल्ड वाली क्वांटिटी और माइनस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाता है। वैसे 1475 तुमने निकाल ही लिया था, यहां निकालना चाहो तो निकाल दो, बस इसमें से सोल्ड क्वांटिटी और घटा दो, तो आपको क्या पता चल जाता है कि कितनी क्वांटिटी का क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे पास बचा होगा। कितना आया, 61,142। तो अब दोनों वैल्यू आ गई हैं। अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू आ गई है 20,500, यहां लिख देंगे, और इसकी वैल्यू आ चुकी है 61,142, वो यहां लिख देंगे, प्लस माइनस कर देंगे तो अपन का प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको आप पीएल अकाउंट बोलोगे। चलो जोड़ो घटाओ प्रॉफिट बताओ, कितना रसलान आ रहा है, 57,042 रुपए। ठीक है, तो आओ कॉपी के अंदर ये वाला फॉर्मेट पहले डेवलप करा देते हैं। तुम्हारा जहां फॉर्मेट बना रहे थे वहां लिखो, एक फॉर्मेट छोटा सा बनाओ, इस फॉर्मेट की नीड पड़ेगी जब भी क्लोजिंग स्टॉक वगैरह आपको कैलकुलेट करना होगा।
तो यहाँ लिखोगे क्वांटिटी, यहाँ लिखोगे अमाउंट। यही इसका सीक्वेंस है कि सबसे पहले सेंट लिखा जाता है, जिसका पैसा क्वांटिटी में भी लिखोगे, अमाउंट में लिखोगे। फिर लिखेंगे कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, जो यहाँ लिखे जाते हैं, क्वांटिटी में कुछ नहीं लिखा जाता। इसके बाद माइनस करेंगे एबनॉर्मल लॉस, अगर कुछ ट्रांजिट में हुआ है तो। माइनस करने के बाद अमाउंट आ जाता है। फिर ऐड करते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। नॉर्मल लॉस सिर्फ क्वांटिटी से एडजस्ट होता है, अमाउंट से कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होता है। उसके बाद अमाउंट आ जाएंगे, इसका नाम लिख दिया ए, इसका नाम लिख दिया बी। इससे कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी बी डिवाइड बाई ए इंटू ए माइनस क्वांटिटी सोल्ड। तो इस फॉर्मेट की सहायता से क्लोजिंग स्टॉक वगैरह निकालने में आपको हेल्प मिलेगी, फटाफट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने का एक और तरीका होता है, आगे चल के वो भी सिखाया जाएगा। हाँ बेटा, बना लिया। नॉर्मल लॉस वैसे ट्रांजिट में हो चाहे कहीं भी, लेकिन माइनस यहीं भी करते हैं। ठीक है, नॉर्मल लॉस की जगह यही एकदम आखिरी माइनस करते हैं। बना लिया बेटा, हटा दे इसको। इसको नोट किया था, नहीं नोट किया अभी? क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन नोट करो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर में, अगर इनमें फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए तो कंसाइनमेंट के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
हाँ राष्ट्रपति आ रहे हैं ना, कुछ उपराष्ट्रपति आ रहे हैं लखनऊ में शायद। कई जगह डाइवर्जन रहेगा ट्रैफिक का। हाँ बेटा हटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 ब्रो, 13 छोटा सवाल है, केवल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बताएं। हाँ ऑफिस में है। हाँ है ऑफिस में ही है। हेलो। निकालो बेटा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, इसी फॉर्मेट के आधार पे निकालो, निकल जाएगी। और सही से निकालोगे तो निकल जाएगी, नहीं निकालोगे तो नहीं निकल पाएगी। हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ कोचिंग नहीं है, कोचिंग नहीं है। अरे अभी रहेंगे, अभी से लेके 4 बजे तक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मिल जाएगी, मिल जाएगी, रखी हुई है। जब आई आप फोन कर दीजिएगा। तो इसमें मुझे अनसोल्ड यानी जो माल बच गया है उसकी वैल्यू निकालनी है। उसी फॉर्मेट के आधार पे निकाल लो। सबसे पहले इधर लिखोगे क्वांटिटी, इधर लिखोगे अमाउंट। सेंट हुआ है 1000 किलो, जिसकी वैल्यू 20,000 रुपए है। ऐड करेंगे कंसाइनर्स एक्सपेंसेस जो कि 4,000 के। ना कोई नॉर्मल मतलब अब नॉर्मल लॉस तो है ही नहीं, तो दोनों हो हट गए पिक्चर से। नहीं है तो कोई बात नहीं, यहीं पे ऐड कर देंगे क्या, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी जो कि है 3,000 के। आखिरी में तो बताया था कि नॉर्मल लॉस आपको माइनस करना होता है, क्वांटिटी से माइनस होता है, अमाउंट से नहीं माइनस होता है, पता ही है तुम लोग को। तो यहाँ बचा 900, यहाँ बचा 27,000। इससे अपना कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हो। 27,000 डिवाइड बाई 900 इंटू 900 माइनस कितना माल बिक गया, 900 माइनस 800 क्वांटिटी, तो अमाउंट आ गया कितना, 3,000 रुपये। वही आंसर में दे रखा है। तो इस सवाल में तो बहुत ही आराम था, केवल स्टॉक की वैल्यू निकालनी थी। तो ये तो एमसीक्यू में आएगा 2 नंबर का। ठीक है यहां तक करो। आज चैप्टर का फ्रेमवर्क डिजाइन हो गया है। ठीक है कल हम लोग करेंगे इसके और सवाल। अब कल सवाल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। एक दिन तो फ्रेमवर्क डिजाइन करने में लग जाता है ना पूरे चैप्टर का। आज लगे 4-5 सवाल, कल लगेंगे 8-10 सवाल।